स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका की नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यहाँ पर भारत की यानी कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश भारत है ये एक विशाल देश है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको हर प्रकार की भौगोलिक दशाएं देखने को मिलेगी। अगर भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो देखिए भारत के अंदर हर प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने के लिए मिलेगी। स्थलाकृतियां यानी कि देखिए पृथ्वी की जो सतह है उसका ही मॉडिफिकेशन है। कहीं पर आप देखेंगे उत्तर की तरफ आपको महान हिमालय मिलेगा यानी कि पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। वहीं जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा एक उपजाऊ मैदान जिसको कि हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। उसके अलावा देखिए आप लोग यहाँ पर दक्कन का पठार देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। उसके अलावा ये जो तट है भारत के, यहाँ पर जो तटवर्ती मैदान है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर है, जो भूमि की अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, भौतिक स्वरूप कहा जाता है। यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग जो कि भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फोर्स भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर की तरफ। जब देखिए हम लोग उत्तर की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो उत्तरी छोर है यहाँ पर हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसे कि क्या कहते हैं, काराकोरम रेंज इसको कहा जाता है। ये कौन सी हो गई, ये है हमारी काराकोरम। उसके अलावा जब इसके हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी। इन चीजों के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज चैप्टर हमारा भौतिक स्वरूप से है तो ये सब चीजें दोबारा से जानी जाएगी। काराकोरम के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं हम, लद्दाख रेंज इसको कहा जाता है। लद्दाख श्रृंखला या लद्दाख रेंज ये हो गई। लद्दाख रेंज के दक्षिण में जब हम और नीचे की तरफ आएंगे तो ठीक इसी प्रकार से एक और पर्वत श्रृंखला जिसको कि हम क्या कहते हैं, जास्कर रेंज इसको कहा जाता है। ये अब हो गई आपकी जास्कर रेंज। तो ये जास्कर, तो देखिए ये जो तीन पर्वत श्रृंखलाएं आपने यहां पर देखी अभी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय का ही भाग है। अभी और हम जानेंगे हिमालय के बारे में। अभी आप लोग इस चीज को ध्यान दें कि जो तीनों रेंज हैं इनको मिलाकर ही क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय इसको कहा जाता है। अब इनके बाद देखिए ट्रांस हिमालय के बाद यहां पर हमारा शुरू होता है मेन हिमालय, जो कि इस प्रकार से देखिए पूरा यहां देखेंगे उत्तर के अंदर, पूरा यहां पूर्वी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। देखिए कितनी बड़ी एक पर्वत श्रृंखला के रूप में यहां से फिर इस प्रकार से मोड़ काटता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो अभी आपने देखी पर्वत श्रृंखला, ये है हिमालय का ही भाग है। हिमालय की जो सबसे उत्तरी, वैसे तो देखिए ट्रांस हिमालय भी उत्तर में ही है। अगर हम मेन हिमालय की यहां पर बात कर रहे हैं जिसको कि तीन भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो है महान हिमालय, उसके बाद दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। तो यहां पर पहला जो महान हिमालय है जिसे कि वरहत हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। तो ये हमने बनाया है अभी। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, इसी को ही कहा जाता है वरहत हिमालय। वरहत हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, इसी को ही हिमाद्री कहा जाता है, ग्रेट हिमालय कहा जाता है। हिमालय की एक सतत श्रृंखला है, बिल्कुल सीधी चलती हुई, कहीं पर टूट फूट नहीं, बिल्कुल सीधी लगातार एक श्रृंखला। उसके बाद एक दूसरी श्रृंखला ठीक इसके समानांतर फैली हुई है जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय के नाम से। ठीक इसी प्रकार से देखिए, लेकिन ये सतत नहीं है। आप देखेंगे इस प्रकार से बीच बीच में नदियों ने इसको काट छाट दिया है। तो इस प्रकार से आगे चलती है ये और इसी के अंदर ही मिल जाती है यहां पर इस प्रकार से आगे इसी तरह। तो ये अभी हमने जो बनाई है ये है आपका मध्य हिमालय। ये हो गया
मध्य हिमालय, और उसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसे कि फुट हिल्स कहा जाता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो कौन सी है वो सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला जिसको कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक भी ठीक इसी प्रकार से, ये भी सतत नहीं है, नदियों द्वारा काट छाट दी गई है, इस प्रकार से ये भी यहां पर मिल जाती है। तो अभी अभी हमने जो ड्रॉ किया है जिसको, ये है बाहरी पर्वत श्रृंखला जिसे कि क्या कहते हैं, शिवालिक। शिवालिक इसको कहा जाएगा। अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे हिमालय को। ये खाली मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार से अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं भारत के अंदर मिलेगी आपको। तो ये जो 3 श्रृंखलाएं थी, ये तो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। वैसे पूरा हिमालय ही है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय को अलग कर दिया गया है, और ये जो है हिमालय है, ये इसको अलग कर दिया गया है। इसमें 3 चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट आपने देखा यहां से क्या बना, पहला पार्ट है यहां पर हिमालय पर्वत, उत्तर का हिमालय पर्वत, ये पहला भौतिक स्वरूप है। उसके बाद देखिए हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती है, आप लोगों को पता है। तो भारत के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, यही दूसरी स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्र से यहां से जैसे गंगा निकलती है और यहां चली गई बांग्लादेश के अंदर, तो ये गंगा नदी। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से एक नदी जिसको कि दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, वो भी बांग्लादेश के अंदर चली जाती है और इस प्रकार से मिल जाती है। आगे जाकर इस सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये चीज अभी हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपवा वाले में। तो यहाँ पर ये जो नदी है, इसके साथ देखिए बहुत सी नदियां और मिलती है, जिस प्रकार से चंबल हो गई, कई नदियां हैं जो कि इनकी सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा नदी की सहायक नदियां होंगी, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से ठीक यहां पर देखेंगे भाई सिक्किम वाले क्षेत्र से तीस्ता मिल रही है, और नदियां भी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिल रही हैं। अब ये जब नदियां बहकर आ रही है तो उपजाऊ मिट्टी की एक परत यहां पर बिछा दी जाती है, और उसी से ही यहां पर ये जो क्षेत्र डेवलप हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को उत्तर का मैदान कहा जाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये कौन सी बनी है, नंबर 2 की स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, उत्तर का मैदान इसको कहा जाएगा। ये क्या है, नदियों द्वारा बना हुआ है, उपजाऊ मैदान है, समतल है, ऊंचाई इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, पठार की तुलना में, और पर्वत की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा होती है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये उत्तर का मैदान है। उसके बाद तीसरा जो भाग है आप लोग यहां पर देखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो भाग आप यहां पर देख रहे हैं, ये रेड कलर में, ये कौन सा भाग है, ये है भारतीय मरुस्थल, यानी कि थार डेजर्ट की यहां पर बात हो रही है। तो ये क्या है, यहां पर है भारतीय मरुस्थल। तो देखिए कितनी प्रकार की यहां पर भौतिक स्वरूप आपको मिल गए। अभी आपने पर्वत देखे, उसके बाद मैदान भी है, उसके बाद मरुस्थल भी यहां पर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नीचे का, आपको बताया था कि जो 22 डिग्री से नीचे का हिस्सा है भारत का, ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहां पर देखिए प्रायद्वीप के अंदर को जो आकृतियां पाई जाएगी उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्रायद्वीप या पठार कहा जाता है। सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं उसके द्वारा निर्मित है। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरी कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत सी आकृतियों के द्वारा मिलकर बनी हुई है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां यहां पर है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर। तो देखिए इस प्रकार से ये जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है ना, ये सब क्या है, यानी कि पठारी क्षेत्र है। जो पठार है वो पूरा इस प्रकार से निर्मित है। ये जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ये देखिए पठार है इस प्रकार से। अभी देखेंगे कि इस पठार के अंदर कौन कौन सी आकृति है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया पठार, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं पूरा ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के अंदर देखिए कौन कौन सी आकृति मिलेगी। तो एक तो यहां पर देखिए राजस्थान वाले क्षेत्र में ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार से, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। ये क्या है, अरावली, अरावली इसी के अंदर शामिल है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही ये यहां पर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के साथ लगता हुआ देखिए जैसे कि मेवाड़ का पठार है यहां पर। उसके बाद आप लोग देखेंगे मेवाड़ के पठार के बाद जो महत्वपूर्ण है
मालवा का पठार है, यहां पर मालवा पठार है। इस प्रकार से अंदर ही जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर, लेकिन हम लोग सम्मिलित रूप से देख रहे हैं। मालवा का पठार है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको मिलेगा इसी तरह से बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है। इसी प्रकार से बघेलखंड है, यहां पर बघेलखंड का पठार इसी के अंदर ही शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है छोटा नागपुर का पठार आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर। कौन सा हो गया? छोटा नागपुर का पठार। ये सब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसकी स्ट्रक्चर्स हैं ये। छोटा नागपुर का पठार यहां है इस प्रकार से। और यहां पर देखेंगे कुछ पहाड़ियों की श्रृंखला आपको मिलेगी, जिस प्रकार से कि राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये कभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंदर बहुत सी संरचनाएं शामिल है। अक्सर लोग सुनते हैं प्रायद्वीप का पठार तो बस इतना ही सोचते हैं कि ये जो नीचे का क्षेत्र है ये पूरा क्या है, लावा निर्मित चट्टानों का बना हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर भी देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए एक अन्य पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला आपको इस प्रकार से मिलेगी, जैसे कि अरावली अभी हमने बनाया था। तो ये जो एक पर्वत श्रृंखला आप यहां पर देख रहे हैं, ये कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य श्रेणी इसको कहा जाता है। ये हो गई आपकी विंध्य श्रेणी। और विंध्य के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा? एक और पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से मिलेगी। ये कौन सी है? ये है सतपुड़ा। और ये चीज आपको पता है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है एक नदी, जिसका कि क्या नाम है? नर्मदा नदी। इस प्रकार से बहती हुई ये अरब सागर के अंदर गिर जाती है। और जो सतपुड़ा रेंज है यहां से आपकी बहती है ताप्ती नदी, इसी प्रकार से। उसके बाद आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे, यहां पर जो ये पठारी क्षेत्र यहां पर होगा, इसको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हो गया तेलंगाना का पठार। ये सब आकृतियां किसके अंदर शामिल है? प्रायद्वीपीय पठार के अंदर तेलंगाना का पठार है। अब देखिए जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे। दक्कन का पठार जो है ये देखिए दो भाग के अंदर डिवाइड है। एक तो आपका हो गया उत्तरी दक्कन का पठार और नीचे का आप देखेंगे दक्षिणी दक्कन का पठार। तो उत्तरी के अंदर देखिए जो उत्तरी दक्कन का पठार है, ये दो आकृतियां शामिल होती है, महाराष्ट्र का पठार और सतपुड़ा का पठार, जो सतपुड़ा रेंज है ये शामिल होगी। और दक्षिणी दक्कन के पठार में आप लोग देखेंगे तो कर्नाटक का पठार है प्लस में तेलंगाना का पठार। ये चीजें मिलकर यानी कि सतपुड़ा रेंज प्लस में महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये चीजें सम्मिलित रूप से मिलकर क्या बना रही है? यहां पर दक्कन के पठार का निर्माण कर रही है। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक और पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के पश्चिमी साइड से गुजरात से लेकर आप देखेंगे तमिलनाडु तक उसका विस्तार आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल यहां पर तट के साथ चलते चलते एकदम सतत श्रृंखला है, कहीं कोई टूट फूट नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी श्रृंखला, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? ये है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिम की तरफ है तो कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के अंदर ही देखिए और पर्वत चोटियां भी बनती है, जो कि जैसे मशहूर आपके डायग्राम में दिखाई गई है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? नीलगिरी है यहां पर। उसके बाद आप जाएंगे थोड़ा आगे दक्षिण की तरफ तो यहां पर है अन्नामलाई। सब चीजें ये पढ़ेंगे हम लोग। अन्नामलाई के बाद जो सबसे अंतिम यहां पर पहाड़ी, उसको क्या कहा जाता है? कार्डामम की पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी उसको कहा जाता है। ये तो हुई पश्चिमी घाट की बात। ठीक इसी प्रकार से पूर्व की तरफ भी देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला, लेकिन ये सतत नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है? ये नदियों के द्वारा काट छाट दी गई है। जैसे कि यहां से वो महानदी है, यहां पर महानदी बेसिन बनता है, तो यहां पर जैसे ये जो श्रृंखला है ये नहीं है, गायब है। उसके बाद देखेंगे फिर से प्रारंभ है। तो ठीक इसी प्रकार से बनती हुई ये क्या है? इसी को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट कह दिया जाता है। तो ये आपका हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और उसके अलावा ये पश्चिमी घाट। और देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है। और मैंने आपको बताया ये जो आप देख रहे हैं तटवर्ती मैदान, ये क्या है?
तटीय मैदान है भारत के दोनों तरफ, आप लोग देख सकते हैं, पश्चिमी तरफ भी है, पूर्व की तरफ भी है। तो ये हो गए तटवर्ती मैदान। और उसके अलावा अगर बात करें जो द्वीपीय है, द्वीपीय जो हमारे क्षेत्र है, तो आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर जो म्यांमार है उसके अंदर बहती है इरावदी नदी। इरावदी नदी के मुहाने से प्रारंभ होता है अंडमान निकोबार का, ये चीज हमने कल देखी थी। इस प्रकार से एक द्वीपों की श्रृंखला, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखे थे द्वीपों के समूह, कल के चैप्टर में ही देखे थे। तो ये क्या है, इन्हीं को क्या कह देते हैं, लक्ष्य द्वीप समूह कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के बाद आप लोग देखेंगे उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान के बाद जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैसे ये जो भारतीय मरुस्थल है ये भी मैदान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है इसको भी, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा तटीय जो क्षेत्र हैं, जो मैदान है, इनके बारे में देखेंगे और द्वीपीय क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देखिए अब पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिमालय के स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए हैं। पहली रेंज जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और उसके अलावा हिमालय के देखिए जो मुख्य हिमालय, इसके 3 भाग है। पहला है वृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। इन चीजों को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि ये जो हिमालय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखिए हिमालय जो है ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको मैं फिर से बताऊंगा। तो देखिए जैसे आप ये और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय ये जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार आपने देखे, तो ये क्या है, पुरानी आकृतियां हैं, ये बहुत पुराने हैं। लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय इतना पुराना नहीं है। हिमालय का जो निर्माण है वो नवीनतम माना गया है। इसको क्या कहा जाता है, यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है इसको, यानी कि नवीनतम एक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर बात करें हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका की नाम था कोबर। तो कोबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका की नाम था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या था, ये चीज अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। एक तो देखिए अगर आज के सापेक्ष में इसको हम देखें हमारी पृथ्वी को, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगी, हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं, देखिए बहुत सारे इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के ठीक बाद यहाँ पर ये देखिए दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप के क्षेत्र हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये एशिया हो गया हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा विश्व जो है वो आजकल दिखाई देता है। लेकिन प्रारंभ में क्या था, ये जो महाद्वीप है ना इस प्रकार से नहीं थे। तो प्रारंभ में क्या था कि हमारी पृथ्वी पर जो भूमि का भाग है वो सम्मिलित रूप से एक ही भाग हुआ करता था। इस प्रकार से महाद्वीपों के अंदर विभक्त ना होकर क्या था, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसके अंदर देखिए जो पृथ्वी का भाग था वो बिल्कुल एक था, पूरा भूभाग एक था, और उसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र था यहाँ पर पानी भरा हुआ था। अब ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं भूखंड का, इसको क्या नाम दिया गया, इसको कहा जाता था देखिए पेंजिया, इसको पेंजिया कहा जाता था। उसके अलावा ये जो पानी वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पर कि पानी भरा हुआ है, इसे क्या कहा जाता था, इसको पैंथालासा कहा जाता था। ये पेंजिया हो गई, ये हो गया पैंथालासा। तो देखिए समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये 2 भागों के अंदर डिवाइड हो गया, 2 भागों में बट गया, ठीक बीचों बीच से इस प्रकार से ये डिवाइड हो गया। तो देखिए एक भाग तो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये भाग बन गया और दूसरा ये भाग बन गया, यानी कि पेंजिया जो है 2 भागों के अंदर डिवाइड हो गया। अब जो पानी यहां था वो देखिए पानी बीच में भी आ गया। अब बीच के अंदर जो पानी का ये संकरा जो जल क्षेत्र बना है इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, टेथिस सागर इसको कहा गया, टेथिस सागर इसको कहा गया। तो देखिए फिर क्या हुआ
कि धीरे धीरे यहां पर ये जो दो क्षेत्र बने हैं, ये भाई उत्तरी पेंजिया बन गया और ये क्या बन गया, ये दक्षिणी पेंजिया, जिनका कि नाम देखिए क्या दिया गया। ये ऊपर का भाग जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहा गया, इसे अंगारा लैंड कहा गया। ये क्या था, अंगारा लैंड था। और जो नीचे का भाग है जो कि पेंजिया के टूटने से बना था, इसको क्या कहा गया, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ये है आपकी गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब समय के साथ साथ अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है, यहां पर अनेक नदियां बहती थी। नदियां जब बहती थी तो देखिए नदियां बहकर कहां जाएगी, समुद्र के अंदर ही गिरेगी। तो नदियां मान लीजिए भाई कोई तो यहां भी गिरती होगी, लेकिन ये जो बीच का संकरा जल क्षेत्र है, कुछ नदियां यहां भी गिरती थी। तो यहां से बहने वाली नदी इस प्रकार से यहां पर गिरने लगी। जो यहां की नदियां थी इस प्रकार से संकरित जल क्षेत्र, जिसको कि हम टेथिस सागर कह रहे हैं, यहां पर ये नदियां गिरने लगी। अब नदियां जब गिरती हैं, जब बहती हैं, तो अपने साथ में बहुत सा मलबा, जैसे कि मिट्टी के महीम कण हैं, कंकड़, चट्टानों के टुकड़े, पत्थर, इस प्रकार की अनेक चीजों को अपने साथ में बहा कर ले आती है। जब ये अपने साथ में बहा कर ले आई तो क्या किया गया, ये जो टेथिस सागर है यहां पर इस मलबे को जमा दिया गया। ये डायग्राम आप इस प्रकार से देखिए, जैसे कि ये अंगारा लैंड है, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये यहां पर अंगारा लैंड का भाग है। और यहां पर आप देखेंगे ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो देखिए नदियां बह रही है, तो नदियां क्या कर रही है, इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों से नदियां यहां पर गिर रही हैं। ये आपका क्या है, बीच में टेथिस सागर है, यहां पर नदियां गिर रही है और नदियां अपने साथ में क्या ला रही है, बहुत सा अवसाद बहाकर लेकर आ रही है। तो इस प्रकार से मिट्टी के कण, ईंट, कंकड़, जो भी चीजें हैं, सब चीजें यहां पर जमा दी गई। उसके बाद देखिए जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, यहां पर मलबे का जब वजन ज्यादा बढ़ने लगा, तो इस प्रकार से ये जो टेथिस सागर है इसकी जमीन नीचे धंसने लगी, नीचे की तरफ बल लगने लगा। जब ये चीज नीचे जाने लगी तो गोंडवाना लैंड इस तरफ बढ़ने लगी और अंगारा लैंड इस तरफ, एक दूसरे की तरफ ये जो लैंड थी ये बढ़ने लगी। जब ये लैंड दोनों की तरफ बढ़ने लगी तो बीच का जो मलबा था देखिए ये दबकर, इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से दबकर क्या हुआ, ये मलबा बाहर निकल आया। जैसे कि ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड, इस प्रकार से जब ये दोनों इस टकराने लगी तो ये हिस्सा जो है मलबे का इस प्रकार से ऊपर उठने लगा। अब ये मलबा जो ऊपर उठ गया, यहां पर यही हम लोग देखेंगे कि हिमालय के रूप में इस प्रकार से ये मलबा बाहर आ गया। जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। तो ये कोबर नाम के एक वैज्ञानिक ने भूसंनति सिद्धांत के द्वारा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर ये जो बताया गया है कि भाई भूमि का, टेथिस सागर का ये भाग धंसने के कारण ये जो दोनों लैंड है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, एक दूसरे के करीब आई थी। तो इस चीज की ये अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि एक थ्योरी आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके द्वारा इस चीज को पूरी तरह से समझा दिया गया कि जो अंगारा लैंड थी वो देखिए अलग प्लेट पर और गोंडवाना लैंड ये जो है अलग प्लेट थी, जो कि एक दूसरे की तरफ बढ़ी और जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो उस थ्योरी के बाद ये चीज अच्छी तरह से समझा दी गई। तो देखिए अगर प्लेट विवर्तनी की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, तो हमारा जो संपूर्ण विश्व है वो पूरा एक नहीं है। जो हमारा विश्व है वो देखिए बड़ी बड़ी 7 प्लेटों के अंदर बटा हुआ है, बड़ी बड़ी 7 है, उसके अलावा कई अन्य छोटी प्लेटें भी हैं। तो ये जो बड़ी प्लेटें हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 के अंदर चैप्टर था जो हमारी बदलती पृथ्वी, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो पृथ्वी है इसका सबसे बाहरी जो आवरण है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे बाहर क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद हम अंदर जाएंगे तो दूसरा जो भाग मिलेगा इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगा मेंटल, इसको कहा जाएगा। तीसरा जो है ये क्या है, क्रोड, इसको क्रोड कहा जाएगा। तो देखिए ये जो क्रस्ट का यानी कि क्रस्ट का भाग प्लस में जो मेंटल का ऊपरी ठोस भाग है ना, ये दोनों किसके ऊपर टिके हुए हैं, यहां पर नीचे मिलेगा आपको मेंटल के अंदर ही मोल्टन लावा, मैग्मा मिलेगा, यहां पर पिघली हुई चट्टानें मिलेंगी। तो क्रस्ट जो है ये इस चट्टान का जो पिघला हुआ मैग्मा है जिसको कि हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं,
इसके ऊपर ये गति करता रहता है क्रस्ट का, यानी कि टुकड़ा, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, प्लेट। तो एक चीज यहां पर हमने जानी कि जो हमारी प्लेट हैं ये स्थिर नहीं है, ये एस्थेनोस्फीयर पर, एस्थेनोस्फीयर क्या है, पिघला हुआ चट्टान का मैग्मा, जिसको कि हम एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, इसके ऊपर लगातार मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है। तो देखिए अगर कोई चट्टान के, भाई ये जो प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट 2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की तरफ जब ये बढ़ेंगे तो नतीजा क्या होगा कि यहां पर एक पर्वत का निर्माण होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा, ये हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर ये किनारे देखिए प्लेट 1 और प्लेट 2 अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है, इस प्रकार से एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इससे क्या होगा कि देखिए जब ये एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहां पर भी क्या होगा कि जो अंदर प्लेटों के अंदर क्या रहेगा, प्लेटें किसके ऊपर गति करती है, एस्थेनोस्फीयर, जो पिघला हुआ मैग्मा है उसके ऊपर। तो जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहां पर क्या होगा, जो भैया एक दरार का निर्माण होगा यहां पर, और दरारी उद्भेदन होगा, और ये जो लावा है इस दरार से भी बाहर निकलेगा, यानी कि ये क्षेत्र जो है यहाँ का कमजोर होगा, यहां से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, कई भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहां से निर्मित होगी। उसके अलावा देखिए इसी जो प्लेट है हमारी, इसी के ही गति के फलस्वरूप आप देखेंगे भूकंप का भी एक कारण है, ज्वालामुखी का भी कारण है, कई अनेकों क्रियाओं का इसके साथ संबंध है प्लेट विवर्तनी का। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत के संदर्भ में, तो आप लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से ये प्लेटों की गति से और कोवलर के भूसंगति के सिद्धांत से हमने देखा कि जो अंगारा लैंड थी, गोंडवाना लैंड थी, इसके थ्रू क्या हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो देखिए अगर पूछा जाए कि भाई ये जो 2 प्लेट कौन कौन सी थी जिनकी वजह से निर्माण हुआ था हिमालय पर्वत का, तो देखिए एक तो थी जो आपकी यूरोप की तरफ है ना, ये तो थी यूरेशियन, ये तो थी यूरेशियन प्लेट, और भारत जो है वो देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वर्तमान का, इसका ही भाग हुआ करता था, जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट है। तो यहां से भारत टूटकर इस प्रकार से देखिए भारत का जो नीचे का हिस्सा है, इस प्रकार से ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। जब ये इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट से टकराया तो बीच में जो जल संधि, जो जलीय क्षेत्र था, जो संकरा, जिसको कि हमने तैतीस सागर कहा है, उसका मलबा यहां पर उठ गया था ऊपर, उसी की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित था। तो कल की क्लास में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, देखिए पूरा हिमालय को डिटेल से हम लोग देखेंगे, ट्रांस हिमालय के अंदर किया, उसके अलावा जो मेन हिमालय, हमारा मुख्य हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हिमालय का हम विभाजन करेंगे नदियों के आधार पर, जिस प्रकार लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, देखिए यहाँ पर सिंधु नदी, सिंधु से सतलुज के जो बीच का क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, देखिए सतलुज नदी से लेकर उत्तराखंड और नेपाल के बीच से बहती है काली नदी, बीच का जो क्षेत्र होगा कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में कल हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में जल्दी ही।